नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नई कहानी जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। ये आपकी सिलेबस में लगी हुई तीसरी कहानी है। इससे पहले 2 कहानियाँ हम लोगों ने बंग महिला की पढ़ ली हैं, जिसका नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि आपकी पहली कहानी 1904 में प्रकाशित हुई थी और दूसरी कहानी दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई थी, वो भी पढ़ ली है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। ये प्रकाशित होती है 1903 में और ये मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। छत्तीसगढ़ मित्र ये मासिक पत्रिका थी जो अभी भी अस्तित्व में है और पंडित माधवराव सप्रे ने ये कहानी लिखी है। ठीक है? इससे पहले यदि आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। आपके पास जब समय हो तब आप क्लास देखिए, आप वीडियो लेक्चर देखिए, अपने नोट्स बनाइए और साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहिए। इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है? और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो ये नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ये हमारा बैच चल रहा है पेपर 2 हिंदी साहित्य के नाम से। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स के साथ में कंप्लीट वीडियो लेक्चर और साथ ही साथ जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं वो पीवाईक्यू सीरीज भी आपको देखने को मिलती है। टेस्ट सीरीज भी जोड़ी गई है इसमें। आप देखिएगा तो एक तरीके से खजाना है ये कोर्स, आप इसको ले लेते हैं और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में अभी ऑफर के साथ में ये वैलिड है। आप ज़रूर जाकर के इस क्लास में एनरोल हो जाइए। नोट्स के लिए आपके पास अगर नोट्स आपको पढ़ने की आदत है, आप हार्ड कॉपी नोट्स के साथ में ही पढ़ पाते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स मंगा लीजिए। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं और बहुत सारे बच्चों ने ये मंगवाए भी हैं और इकाई 5 से लेके इकाई 10 तक बहुत ही डिटेल में जो परीक्षा में पूछे जाते हैं जिस प्रकार से प्रश्न, वो प्रश्नों को इसमें वो उन कंटेंट को इसमें शामिल किया गया है। लगभग 940 प्रश्नों की ये बेहतरीन पुस्तक है। 3 पार्टों में विभाजित है और इसमें कोई दो राहें नहीं, अगर आप इसको ले लेते हैं तो आप अपनी मंजिल तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। बहुत ही छोटी सी कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक बुढ़िया और जमींदार के संवाद पर ये पूरी आधारित कहानी है और इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी चर्चा हम लोग आगे कक्षा में करेंगे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। तो एक गरीब अनाथ विधवा थी, उसकी झोपड़ी थी, जो कि जमींदार के अहाते के पास में पड़ता था। ठीक है? मतलब जमींदार जो था वो अपने महल का जो अहाता मतलब जो खुला एरिया होता है ना, उसको अहाता बोलते थे पहले के ज़माने में। अभी भी आप शायद समझ रहे होंगे, आँगन को कहते हैं। तो वो उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई उस जमींदार की। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति, इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। तो एक तरीके से बहुत अकेली थी, अपनी 5 बरस की पतोहू के साथ में वो रहती थी। अर्थात पति जो बुढ़िया का था वो भी स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया था, इकलौता जो पुत्र था वो भी मर गया था और जो उसकी पतोहू थी, मतलब जो बेटा था, उसकी जो बिटिया थी, 5 बरस की थी, 5 वर्ष की कन्या छोड़कर चली गई थी। मतलब पतोहू मतलब अ अ, जो उसकी बहू थी, ठीक है? तो वो भी 5 वर्ष की कन्या छोड़कर चली गई थी। बस यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुःख के फूट-फूट कर रोने लगती थी और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए। तब वे अपनी ज़मींदारी चाल चलने लगे। तो जब श्रीमान जो है, मतलब ज़मींदार जो है, जब उसके सारे प्रयास असफल हो जाते हैं, तो फिर वो अपनी ज़मींदारी चाल चलते हैं और बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो वकील की शरण लेकर के वो उस झोपड़ी को हटवा देते हैं और विधवा को वहां से निकाल दिया जाता है। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो। जब वो बुढ़िया दोबारा उसको दिखी जमींदार को, तो उसने कुछ आदमियों से कहा कि इसको यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। है ना, ये तुम्हारी, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है।
जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। क्या करना छोड़ दिया था? खाना पीना छोड़ दिया था। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले ले आऊं? श्रीमान ने आज्ञा दे दी। तो एक टोकरी भर मिट्टी का सवाल था, तो वो वहां से मिट्टी लेने के लिए पहुंच जाती है और श्रीमान आज्ञा दे देते हैं। विधवा झोपड़ी के भीतर गई, वहां जाते ही उसकी उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। तो जैसे ही वो उस एरिया में जाती है और उसको पुरानी बातें याद आने लगती हैं, है ना? स्मरण ऐसे लिखा जाता है। और उसकी आँखों से आँसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुःख को किसी तरह सँभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए कि मैं इतना बड़े जमींदार हूँ और इस तरीके का नौकरों वाला काम मुझे बता रही है। पर जब वह बार-बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी, तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। तो जो ज़मींदार हैं, फिर उन्होंने किसी नौकर से ना कह कर के सोचा एक ही टोकरी की तो मिट्टी इसके सर पर रखवा देता हूँ। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, वहाँ से वह एक हाथ भी ऊँची ना हो उठी। मतलब इतनी भारी टोकरी थी वो कि एक हाथ भी ऊपर नहीं उठा पाए महाराज, जो जमींदार थे। यह टोकरी फिर एक ऊँची ना हुई, वो लज्जित होकर कहने लगे, "नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी।" तो कौन कहता है? ज़मींदार कहते हैं कि टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, "महाराज, नाराज़ ना हों। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, तो इस झोपड़ी में तो हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे?" कितनी बड़ी बात कह दे कि आपसे एक टोकरी भर मिट्टी का भार नहीं उठाया जा सकता, तो इसमें तो हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उससे झोपड़ी वापस दे दी। तो एक छोटी सी कहानी है, कैसी लगी कहानी बताइएगा जरूर। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उसको पढ़ लेते हैं। जो पंडित राव माधवराव सप्रे हैं, इनका जन्म 1871 में हुआ था। अच्छा, पिछली बार आपने पीवाईक्यू में देखा था, तो बहुत ही आसान प्रश्न आया था, केवल कूट वाले प्रश्न में ये बोल दिया था कि एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव इनका सरनेम चेंज कर दिया था, ना माधवराव की कहानी सरनेम कुछ अलग कर दिया था और बोल दिया था। तो ये कूट में गलत था और ज़्यादातर बच्चे ये प्रश्न गलत कर आए थे क्योंकि ये आपका गलत था और इसको बहुत सारे बच्चों ने सही कर दिया था, है ना? तो ये छोटे-छोटे सूक्ष्मता के साथ में पढ़ने वाला है क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपको दी जा रही है, कोई क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष है, प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िए, है ना? हड़बड़ाहट में गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नेट जेआरएफ जैसी परीक्षा में आपकी धैर्यता, आपका अनुशासन, आपकी पढ़ने का तरीका, है ना? और आपका एक तरीके से कंसंट्रेशन का पेपर है कि किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर तो हो सकता है आपको आता हो, लेकिन आपके धैर्य की परीक्षा होती है नेट जेआरएफ, ठीक है? तो इनका जन्म होता 1871 में दमोह जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी नायकों में से एक थे ये और राजनैतिक चेतना जगाने के साथ-साथ साहित्य जगत में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिकाएं शुरू करने के अतिरिक्त उन्होंने 1905 में नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की स्थापना भी की थी। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना उन्हीं की प्रेरणा से हुई थी। उन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक जी की ये रचना है गीता रहस्य। इसका अनुवाद हिंदी में किसने किया? तो माधवराव सप्रे ने किया था। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब उन्होंने बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका निकालकर मध्य भारत में हिंदी पत्रकारिता शुरू की थी। याद रखिएगा, है ना? जब कुछ भी संसाधन उपलब्ध नहीं थे, तब इन्होंने पहल की थी और बिलासपुर के पेंड्रा से उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका प्रकाशित करवाई थी। इसी पत्रिका में छपी उनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में चर्चित हुई। यह कहानी अप्रैल 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इंपॉर्टेंट है, प्रकाशन वर्ष नोट कीजिएगा, 1901 में प्रकाशित हुई। कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी होने का गौरव प्राप्त है। इस कहानी में सामाजिक अन्याय का विरोध किया गया है।
ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है और इसको हम लोगों ने पूरी कहानी को पढ़ ही लिया है। मुख्य पात्रों की बात करें तो वृद्ध विधवा है, जमींदार है। अन्य पात्रों में कौन कौन है? तो विधवा का पति, पुत्र, पतोहू तथा पोती, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो जो लोग आए हुए हैं ये मृत हैं, है ना। इन मृत लोगों की यहाँ पर चर्चा की गई क्योंकि इसी नाम से इसमें इस कहानी में बताया गया है कि ना उसका पति होता है, ना पुत्र होती है, ना पतोहू होती है ना। केवल पोती होती है जिसकी उम्र 5 साल होती है। जो कहानी के विकास में सहायक है उनका केवल इस कहानी में नाम उल्लेख है। प्रमुख उद्धरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं। माधवराव सप्रे किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक टोकरी भर मिट्टी। दूसरा प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो अभी मैंने बताया छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। कब? 1901 में। यह कहानी अपनी संरचना में ओ हेनरी, मोपासा आदि की तुलना में चेखव के अधिक निकट प्रतीत होती है। टोकरी भर मिट्टी कहानी के संबंध में यह मत किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राय का ये मत है, ऑप्शन नंबर 3। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का अंत किस प्रकार का है? तो ये आदर्शवादी कहानी है, ऑप्शन में, क्योंकि वो परिवर्तन हो जाता है ना उसका हृदय। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की मूल संवेदना के विषय में असंगत विकल्प क्या है? तो असंगत छांटना है आपको, जो गलत है। सामंती समाज एवं वर्ग विभेद का चित्रण है, सही है। जमींदार वर्ग की शोषणवादी प्रवृत्ति, ये भी सही है। मातृभूमि के प्रेम में से उत्पन्न स्वाभिमान, ये भी सही है। लेकिन चौथा जो है, सामाजिक समानता की स्थापना इसमें नहीं है, बल्कि सामाजिक असमानता इसमें परिलक्षित होती है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में अनाथ विधवा की पोती की उम्र क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, 5 वर्ष उसकी उम्र होती है। अच्छा, दुलाई वाली कहानी में जो सीता है उसकी उम्र 10 वर्ष है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बच्चों की उम्र बहुत पूछी जाती है। एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में झोपड़ी के टूटने पर पोती ने क्या छोड़ दिया था? टहलना, सोना, खाना, रोना, तो खाना छोड़ दिया था। कहानी में वृद्ध विधवा एक टोकरी भर मिट्टी से क्या बनाना चाहती थी? घर, कमरा, खेत, चूल्हा, तो चूल्हा बनाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, 1900 से लेकर 1905 की कहानियों में माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी पाश्चात्य कहानी की अवधारणा के संबंध के सबसे अधिक निकट दिखाई पड़ती है। आश्चर्यजनक रूप से यह 19वीं शताब्दी में उर्दू हिंदी में प्रकाशित समस्त गद्य साहित्य कथाओं से प्रकृतितः भिन्न है। यह लगभग 600 शब्दों की छोटी सी कहानी है जिसमें एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान संवेदना का क्षण ही रोशनी के केंद्र में है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन है गोपाल राय जी का, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। माधवराव सप्रे का जन्म कब हुआ? मैंने भी आपको बताया था। बताइए माधवराव सप्रे की मृत्यु कब हुई? ये नहीं बताया। अच्छा, जो चीजें हम उसमें ऐड नहीं कर पाए हैं पीपीटी में, है ना, तो वो यहाँ पर प्रश्न के रूप में दे दी गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका कैसी थी? तो ये मासिक पत्रिका थी। जन्म हुआ था 19 जून 1871 में। मृत्यु हुई 23 अप्रैल 1926 में। और कैसी पत्रिका थी? तो ये मासिक पत्रिका थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसी लगी कक्षा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। और टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। और कोई भी जानकारी चाहिए आपको, अगर हार्ड कॉपी नोट्स अपने घर में मंगवाने हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।